बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मुदस्सर मसूद साहब के पास हाजिर हैं और इनका मैं तारुफ कराता जाऊं कि ये फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एसोसिएशन और एक्स बोर्ड ऑफ ये डायरेक्टर्स हैं एचसीसीआई और एफपीसीसीआई। इससे पूछते हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, ख़ासतौर पर मीशत पे बात करेंगे तो एक्सपोर्ट पे भी बात होगी कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक का मुआवजा करें तरक्की पजीर ममालिक के साथ, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट नहीं करती, तो आवाम को भी कुछ करना पड़ता है। तो आज इनसे पूछते हैं कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं, हुकूमत क्या करे मईशत को बेहतर बनाने के लिए, इनसे तजावीज़ लेंगे और आवाम को और ख़ास तौर पर ऐसे जो शख्सियात हैं जिनका जो तल्लुक़ है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है और ये मईशत में बेहतरी ला सकते हैं, ये सारी बातें इनसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा जनाब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा जो हालात हैं मईशत के, तो इसको बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। एक अरसे के बाद आपसे दोबारा एक सेटिंग हुई है, पहले हुआ करती थी लेकिन दरमियान में काफ़ी सारा गैप आ गया। जी सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आज आपने मुझे इन्वाइट किया। इकोनॉमी का जहां तक जिक्र करें तो आजकल आप जिसको भी पूछेंगे शायद ही कोई ऐसा शख्स आपको मिले या शायद ही कोई कारोबारी बंदा आपको ऐसा मिले जो इस बात पे कहेगा कि वो जो भी कारोबार कर रहा है उससे वो मुतमईन है। इस वक्त तमाम तकरीबन लोग गैर मुतमईन है। मैं चूंकि मेरा एक्सपोर्ट का सेक्टर है, लेदर गारमेंट्स और टेक्सटाइल गारमेंट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं कोई पिछले 30 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में और कनाडा में। और हर दौर में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आई हैं ऑनेस्टली सेइंग मैंने अपने कैरियर में कभी पहले आज से पहले ये नहीं देखी। उसमें कुछ सिलसिला तो ऐसा है कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा क्यों नहीं सकते। आज से पहले ये सवाल आता था हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा क्यों नहीं सकते, और आजकल आप ये सुनते होंगे कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है हम उसको रिटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इन मसलों का हम दो तरह से वैसे तो जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि अगर किसी इंपोर्टर को पूछ लें, किसी लोकल मैन्युफैक्चरर को पूछ लें, किसी डीलर को पूछ लें, अगर वो गैर मुतमईन है तो वही हाल एक्सपोर्टर का भी होगा, क्योंकि ये जितना भी बिजनेस जितनी भी इकोनॉमी है ये एक जिस्म की हैसियत रखती है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बाजू अगर आपका दर्द कर रहा है तो बाकी आपका जिस्म पुरसकून है, या आपके दिल में प्रॉब्लम है तो आपका बाकी जिस्म पुरसकून है, आपके गुर्दे ठीक है तो बाकी आप समझे। यहाँ पे किसी एक चीज की खराबी से भी ये चीजें सब आपस में इंटरलिंक्ड होती है, तो इससे प्रॉब्लम पूरी जिस्म में वो उसी तरह से चल रही होती है। जहां तक एक्सपोर्ट है, हम लोग बाज़ औक़ात सोचते हैं कि शायद हमारे पास कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी जादू की छड़ी है या कोई ऐसा डब्बा हमारे पास जादू का है कि जिसके अंदर से हम चीज निकाल के एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जो चीज जिस फैक्ट्री में बन रही होती है उसके बेशुमार किस्म के कंपोनेंट्स, बेशुमार किस्म के उसके मटीरियल्स होते हैं। वो मटीरियल लोकल भी होते हैं, इंपोर्टेड भी होते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो ज्यादातर चीजों में हम लोगों का इन्हिसार इंपोर्टेड चीजों पे हो गया। अब इंपोर्टेड चीज अगर मैं अपने लेदर गारमेंट्स की बात करूं तो उस पे लगने वाला जो चमड़ा है वो नो डाउट कि पाकिस्तान में स्लॉटरिंग होती है, मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे स्लॉटरिंग होती है और होती रहनी है, वो चमड़ा हमें यहाँ से मिल जाता है। लेकिन उस एक खाल को जो रॉ शेप में है उसको चमड़ा बनाने के लिए जितने भी केमिकल लगते हैं उसमें आप समझ लें कि 70 to 80% केमिकल्स जो है वो इंपोर्टेड है। ठीक है जी। अब वो चमड़ा बन के तैयार हुआ, तैयार होकर हमारी फैक्ट्री आया, उसकी कटिंग और स्टिचिंग है। तो एक जैकेट बनने के लिए शायद उसमें लगने वाले जो मटेरियल्स है मोर देन 70%, अगर हम लेदर को एक साइड पे करते हैं उसका तो केमिकल का मैंने जिक्र कर दिया, जो 70% मटेरियल्स हैं वो हमारे इंपोर्टेड हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल चीजें हैं जो पाकिस्तान में बन नहीं रही। माजरत के साथ टेक्निकल चीजें तो पाकिस्तान में नहीं बनती, यहाँ पर नॉन टेक्निकल चीजें भी नहीं बन रही। हमारी जैकेट पे फ्रंट पे लगने वाली जो एक जिप है वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में कोई ऐसा यूनिट नहीं है कि जहां पे बन रही। इन चीजों पे हमने पिछले अदवार में कभी भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि जिस वक्त हम एक इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी एक पूरी चेन होती है। उस चेन में अगर हम मुख्तलिफ चीजों को सहूलत दें, यहाँ पे सिलसिलाकार क्या होगा कि अगर कोई
जिप का मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आना चाहता है, आज तो हालात नहीं है लेकिन आज से कोई 10 साल पुरानी बात कर लेते हैं, कोई जिप का मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान आना चाहता है, गवर्नमेंट सोचती है अच्छा तुमने क्या एक्सपोर्ट करना है, तुमने मटेरियल कितने इंपोर्ट करने हैं, तुम एम्प्लॉयमेंट कितने को दोगे। अव्वल तो पहले तो गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं होती, लेकिन अगर वहां तक पहुंच चुका तो इस किस्म के सवाल होंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि इसका बना हुआ मटेरियल एक्सपोर्टर्स के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वो जिस वक्त मैन्युफैक्चरिंग यहां पे करेगा तो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है जी, हमारी वो इंपोर्ट का उतना ही बिल कम हो जाएगा। अब ये सारी चीजें सोच के जिस वक्त हम एक सेटअप बनाते हैं तो उसको बनने में एक अरसा लगता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसमें यह है कि जिस वक्त मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने अब आपको ये थोड़ी चीजें पहले इसलिए इसकी तमहीद एक बांधी जी कि मेरे कहने को कहा जाएगा कि आपकी एक्सपोर्ट क्यों कम हो गई, डॉलर की कीमत भी बढ़ गई, आपकी पहले बिकने वाली जो आइटम थी वो आज महंगी बिक रही है, तो आपको ज़र मुबादला ज्यादा आ रहा है, तो क्यों। लेकिन मेरी ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है विद द इंपोर्टेड मटीरियल्स। अच्छा, जिस वक्त इंपोर्टेड मटीरियल्स नहीं आ रहे होंगे तो मैं एक्सपोर्ट कैसे कर सकूंगा। मेरे 10 कंपोनेंट्स हैं, 20 कंपोनेंट्स हैं, 20 में से मुझे 18 मिल जाते हैं, 2 नहीं मिलते, मैं क्या कर सकता हूँ। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं उसको लोकली यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकूं या उसके बगैर कोई गारमेंट तैयार कर सकूं, नहीं हो सकता। सो अगर इंपोर्टर को मसला है तो वही शुरू वाली बात कि जिस्म एक है, यहाँ पे किसी एक हिस्से को भी नुकसान होने से या किसी एक हिस्से में भी तकलीफ होने से पूरा जिस्म खराब हो जाता है। ये तो है इस वक्त का जो हमारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइए कि अगर डॉलर की कीमत 250 कर दी जाए तो उससे हालात बेहतर हो सकते हैं इंडस्ट्री के? इंडस्ट्री के हालात जी, इसमें भी थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड पे जाऊंगा कि सिर्फ इंडस्ट्री के हालात इसी तरह से बेहतर नहीं होंगे कि 250 पे जाके शायद इंडस्ट्री को उसका कोई बेनिफिट होगा। मैं एक बड़ा छोटा सा बिजनेसमैन हूं, अगर आज मैं इस बात को समझ रहा हूं तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस बात का पता होगा, हमारे स्टेट बैंक को भी इस बात का पता होगा, और हमारे जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी इस बात का पता होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे क्यों जा रहे हैं, कि उन्हें ये समझ क्यों नहीं आ रही कि इंपोर्टर को इस वक्त डॉलर क्यों नहीं मिल रहा। कहने को मैं बता देते कि हमारे 6 बिलियन के रिजर्व रह गए, हमारे 8 बिलियन के रिजर्व रह गए, ओके। मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताता हूं, इस वक्त कमर्शियल बैंक्स ने जितनी बुरी हालत की हुई है बिजनेसमैन की, उतनी शायद ही किसी दौर में हुई होगी। क्या हुआ? और इसमें क्या बताएं? मैं उसकी आपको डिटेल बताता हूं। और इसमें टोटली जिस वक्त अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो आप देखेंगे कि टोटली इट्स अ बैड गवर्नेंस। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम समझे कि ठीक नहीं हो सकता। आज स्टेट बैंक जो कि रेगुलेटरी बॉडी है फॉर दीज बैंक्स, अगर आज भी उनको थोड़ा सा स्क्रू इनका टाइट करे तो ये सारा कुछ बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करें? सिलसिला कार ये है कि आज क्या समझते हैं हम कि एक्सपोर्ट की रेमिटेंस पाकिस्तान नहीं आ रही। हम चले पिछले 2 महीने का, 3 महीने का कोई एक सोच लेते हैं। हम नहीं सोचते कि जनवरी से क्या सूरत हाल बनी इंपोर्टर्स के साथ। इंपोर्टर्स को डॉलर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, दिसंबर में भी नहीं मिले थे, पीछे नवंबर में भी चले जाए उसमें भी नहीं मिले थे। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि हमारे पास डॉलर बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हमने प्रायोरिटीज पहले सेट की कि हमने फ्ला चैप्टर की चीजों को सब्जेक्ट टू अप्रूवल क्लियर करना है। आज हमने ये किया कि हमने सारा का सारा काम ही बंद कर दिया इंपोर्टर का। वहां पे कंटेनर्स खड़े हैं, उनका जाती नुकसान हो रहा है। क्या समझते हैं कि कोई जो बिजनेसमैन जो 1, 1.5, 2 करोड़ की सर्कल में अपना बिजनेस कर रहा था, इंपोर्टर वो सर्वाइव करेगा? खत्म हो जाएगा, वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। उसको दोबारा बनने के लिए दोबारा से स्ट्रगल और दोबारा से मेहनत की जरूरत है। एक जनरेशन की मेहनत होती है बाज़-औक़ात इसमें। किसी बंदे ने 10 रुपए से काम शुरू किया होता है जो 10 करोड़ पर पहुंचा होता है। एक जनरेशन, 2 जनरेशन की इसमें मेहनत शामिल होती है। बैंक्स ने सिलसिलाकार क्या किया कि आज भी एक्सपोर्ट की रेमिटेंस आ रही है। आप किसी भी बैंक से डिटेल लें, उनसे पूछें आज 12 जनवरी 2023 है, आज एक्सपोर्ट की कितनी रेमिटेंस आई होंगी डेफिनेटली। चले मैं मानता हूं कि पहले अगर आती थी फॉर एग्जांपल 10 मिलियन डॉलर, हो सकता है 6 मिलियन डॉलर आई हो, ठीक है। कोई एक सर्टन अमाउंट होगी, कोई 60% रह गई होगी, 40% रह गई होगी। जहां तक कहा जाता है जी कि वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रेमिटेंस शायद भेजनी बंद कर दी, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स हमेशा से इसी तरह होता है कि एक्सपर्ट्स बैंक के थ्रू भी भेजते हैं, चैनल से भी भेजते हैं, और विदाउट चैनल मनी लॉन्ड्रिंग के भी थ्रू भेजते हैं। अच्छा, इसमें हम बाजू का, मैं चूंकि मेरा एक अरसा गुजरा अमेरिका में, मेरा ऑफिस है, मैं वहां पे भी रहा, तो मैंने वहां पे लोगों का लाइफस्टाइल देखा और लोगों के प्रॉब्लम्स भी देखे। उसमें मैंने देखा कि ये जो हम सोचते हैं ना कि हुंडी के थ्रू पैसे भिजवा रहा है, ये वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, उस बेचारे ने तो $1000 भिजवाना होगा अपने किसी गांव में। हम तो लाहौर की बात कर रहे हैं ना, गांव में किसी गुजरात के गांव में उसने अपने पेरेंट्स को $1000, $500 महीने का भिजवाना है। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वहां पे शायद इलीगल जॉब कर रहा है, ठीक। फॉर हिम इट्स रियली डिफिकल्ट कि वो $1000 लेकर जाए बैंक में, उसको कहे जी मेरा पाकिस्तान ट्रांसफर कर दो, उसको आसानी रहती है।
अच्छा, आज तो हमारा डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है ना ओपन मार्केट का, जिस वक्त ओपन डॉलर का रेट उन्हें कम भी मिल रहा था उस वक्त भी हुंडी के थ्रू भेज रहे होते हैं। अच्छा, आप मुदस्सिर साहब, आप क्या गवर्नमेंट से आप मांग रहे हैं, क्या उन्हें तजवीज़ दे रहे हैं कि मईशत के हालात बेहतर हों? देखो जी, जिस वक्त तो हम अभी कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे थे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं कहूंगा कि जो एक्सपोर्ट की रिमिटेंस आ रही है, आज का भी जो रेट है एक्सपोर्ट रिमिटेंस इनकैशमेंट हो रही है 228 रुपए में आज इनकैशमेंट हो रही है, किसी का प्लस माइनस वो थोड़ी सी जितनी बार्गेनिंग होती है। एक्सपर्ट्स की भी पेमेंट आ रही है। ये पेमेंट जा कहां रही है? इन पेमेंट्स को कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास होल्ड कर लिया हुआ है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मैं बहुत मोहतात फिगर बोलूं तो कोई $5 बिलियन कमर्शियल बैंक्स के पास होल्ड हुआ पड़ा हुआ है, जो स्टेट बैंक को शायद उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्टर से भी मंगवा लिया, एक्सपर्ट से भी मंगवा लिया, लेकिन इंपोर्टर को उसमें से कुछ नहीं दे रहे। उसके पीछे रीजन क्या है? उनको आज नजर आ रहा है कि स्टेट बैंक या गवर्नमेंट जो है 20 से 25 रुपए का जंप लेगी, तो आप $5 बिलियन से उसको जरा मल्टीप्लाई करके देखें, ये सारा नफा कमर्शियल बैंक्स को होना है। ठीक है, इसके लिए आप इंपोर्टर्स की गर्दन पर छुरी फेर रहे हैं, सिर्फ बैंक्स को पालने के लिए। आया इस मुल्क में बैंक्स ही रह जाने हैं, इंपोर्टर्स खत्म कर देने हैं। जिस वक्त इंपोर्टर खत्म होंगे, देखें इंपोर्टर, हम उनको, आई डोंट नो हम उनको क्यों बुरा समझते हैं। इंपोर्टर या तो अगर कोई चीज पाकिस्तान में बन रही है और उसको मंगवा रहा है तो तब भी वो कंपटीशन कर रहा है, या वो ऐसी चीज मंगवा रहा है जो पाकिस्तान में बन नहीं रही। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त तो पाकिस्तान मंगवा रहा है तो वो कंपटीशन कर रहा है, इज अ बिजनेसमैन। वो पाकिस्तान के जीडीपी में भी हिस्सा डाल रहा है, पाकिस्तान के जीएनपी में भी हिस्सा डाल रहा है, हर चीज में है, टैक्सेस भी दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। लेकिन आज हमने सिर्फ सोच लिया कि बैंक्स को हमने कुछ नहीं कहना, जो बैंक्स के पास पैसे पड़े हैं बैंक्स उसको होल्ड करके बैठा हुआ। मेरी आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है क्रेडिट कार्ड पे, जो हम बाहर आज जा सकते हैं, किसी जरिए से हम जा सकते हैं कि हमारी सैर करने को दिल कर सकता है, हम अपना उम्रा करने जा सकते हैं, आप में क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, उसकी उन्होंने स्टेट बैंक से परमिशन ले लिया। आपको भी आजकल बेशुमार मैसेजेस आ रहे होंगे कि वो जी हमने ओपन मार्केट रेट पे उसको कन्वर्जन करना है। अब ओपन मार्केट रेट कौन डिसाइड करेगा? कोई भी नहीं डिसाइड करेगा। वो 260 रुपए आज का रेट है, 265 रुपए, 270 है, 275 है, वो मैंने नहीं डिसाइड करना, आपने नहीं डिसाइड करना, बैंक ने हमें लगा के भेज देना। बैंक ने हमारे बिल में लगाना जी $10 आपने फलां जगह चार्ज किए, या ऑनलाइन की शॉपिंग की, हमने जी 275 से लगा दिया। नाज़रीन, आपने मुदस्सिर मसूद साहब की बातें मुलाजा की, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि अगर हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट भी इफेक्ट हो, उसमें तकलीफ हो, तो पूरी बॉडी को तकलीफ होती है। ये जो फैक्ट्रीज हैं या मिल्स हैं, तो इनके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, तो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अगर एक हिस्सा इसका मुतासर होता है तो पूरा जो सिस्टम है वो मुतासर हो जाता है। तो इस जो मुतासरा जो निज़ाम है जो इस वक्त चल रहा है, तो इन्होंने सादी सी बात की है कि डॉलर की कीमत बढ़ा देना, या जितने पैसे बैंक्स जो हैं उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, तो कल को अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो फायदा किसको होगा? बैंक्स को। ये तो बैंक्स को, स्टेट को नहीं चला रहा है। जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारी मिल्स हैं, हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, प्राइवेट हैं, काम तो वो कर रहे हैं, लोगों को रोजगार तो वो दे रहे हैं। तो लिहाजा हुकूमत को ये सोचना होगा कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव स्टेप लेके, तो जो हमारी कारोबारी शख्सियात हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो आगे रन कर रहा है, इनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। जनाब मुदस्सिर मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।